गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे कॉमर्स में। इसका हेडिंग है नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो प्रीवियस चैप्टर्स में जैसा कि हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था जब हमने कॉमर्स का सिलेबस स्टार्ट किया था, फिर हमने ट्रेड को और डिटेल में भी डिस्कस किया, उसके ब्रांचेस भी डिस्कस किए, और फिर हमने ये भी सीखा कि होम ट्रेड क्या होता है और होम ट्रेड में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि होम ट्रेड का एक पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंक्वायरी, फिर उसके बाद कोटेशन होता है, फिर ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है बाय द सेलर टू द बायर, और उसके बाद गुड्स डिलीवर होते हैं, फिर इनवॉइस प्रिपेयर होता है, पेमेंट होता है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होम ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी सीख लिया। अब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे। दैट मीन्स ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज़। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया जा रहा है पहले इस चैप्टर का, और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, जो एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, इट डेट्स बैक टू अराउंड 4500 ईयर्स अगो। जैसा कि हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया, तो इवन व्हेन वी लुक एट हिस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रैक्टिस्ड इवन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसी के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे, चाहे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाइनीज सिविलाइजेशन था, तो सभी में इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस किया जाता था। तो दैट मीन्स दिस कंसेप्ट इज एज ओल्ड as human civilization like Indus Valley civilization और Mesopotamian civilization। तो हम इतनी पुरानी कंसेप्ट को आज किस फॉर्मेट में देखते हैं, बहुत चेंज आ चुका है पहले के फॉर्मेट में और आज के फॉर्मेट में, बट दिस कंसेप्ट हैज़ स्टिल रेलिवेंस। तो इवन इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन देयर वर फ्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, merchants from one country used to exchange goods with those from other countries. However, such trade was carried on a small scale. पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप से, उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिला इंटरनेशनल ट्रेड में। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग डिस्कस करेंगे। इट रेफर्स टू ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री विद अदर कंट्री। फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द ट्रेड इज the trade which is spread beyond the boundaries of a country। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया कि होम ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज होता है, और जब हम जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे, किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड करेंगे, तो दैट मीन्स वी आर कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ टू और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज ट्रेड विद यूके, यूएसए एंड जापान इज फॉरेन ट्रेड। तो ये है इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग। इसके टाइप्स हम देख लेते हैं। इंपोर्ट ट्रेड मीन्स वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। बाइंग ऑफ ऑयल बाय इंडिया फ्रॉम कुवैत इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। तो जो गुड्स हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो गुड्स हम बहुत ही हैवी कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम उन गुड्स को दूसरे कंट्री से प्रोक्योर कर लेते हैं एट अ रिलेटिवली चीपर कॉस्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? Export trade means when we are selling goods to a foreign country. Selling of tea by India to England is export trade. और export हम कब करेंगे? जब हम एक पर्टिकुलर गुड्स को बहुत ही कम रेट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरा कंट्री उसको उतने कम रेट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो हमसे इंपोर्ट करता है और हम उस कंट्री को वो गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंट्री पॉट ट्रेड क्या है? एंट्री पॉट ट्रेड को हम इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट ट्रेड भी इसको कहा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि नेपाल और यूएसए के बीच में फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस नहीं है, दे डू नॉट हैव कॉर्डियल ट्रेड रिलेशंस। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका नेपाल से भी अच्छा रिलेशन है और यूएसए से भी अच्छा रिलेशन है। तो अब नेपाल क्या करेगा? नेपाल will ask India
to import certain goods from USA and then export it to Nepal. तो इंडिया यहाँ पे एज अ मीडिएटर फंक्शन कर रहा है. इंडिया ने क्या किया, कुछ गुड्स यूएसए से प्रोक्योर किए हमने और फिर उन गुड्स को हमने नेपाल को सेल कर दिया. तो नेपाल, नॉट हैविंग डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन, हैज़ रिक्वेस्टेड इंडिया टू इम्पोर्ट सर्टेन गुड्स फ्रॉम यूएसए एंड देन सेंड इट टू नेपाल. तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. वी आर नॉट परचेजिंग फॉर आवर ओन कंजम्पशन. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड. तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं. ऑल्दो इतने डिस्कशन में काफ़ी फीचर्स हमें क्लियर हो गए होंगे इंटरनेशनल ट्रेड के. तो इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स. फर्स्ट इज टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन. देखिए फीचर्स हमको जनरली 5 तो एटलीस्ट पता ही होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो आपको 5 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखने होंगे. तो यहाँ पे हमें 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें हम एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स ज़रूर करेंगे. तो टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बेसिकली ड्यू टू जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जिस गुड्स को हम बहुत ही कम रेट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस गुड्स को प्रोड्यूस करने में हम एक्सपर्ट हैं, हम स्पेशलाइज करते हैं, उस गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे दूसरे कंट्री के लिए. दूसरे कंट्रीज हमसे परचेज कर लेंगे. और जो गुड्स हम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने का हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं अवेलेबल है, या हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल है, या हमारे पास रिक्वायर्ड जो क्लाइमेट है, रिक्वायर्ड जो वेदर कंडीशंस हैं वो नहीं है, तो उन गुड्स को हम क्या करते हैं, बाकी कंट्रीज से परचेज कर लेते हैं. तो इंटरनेशनल ट्रेड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर गुड्स को हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते. हो सकता है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हम उसको 100 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारी कॉस्ट आएगी 100 रुपीज़, और दूसरा कंट्री ऑलरेडी उस गुड्स को 80 रुपीज़ में सेल कर रहा है. तो वाई टू प्रोड्यूस इट एंड वेस्ट योर रिसोर्सेज. हम अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को उसमें यूज़ भी करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और फिर भी हम 100 रुपीज़ में एटलीस्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे उसको. तो इट इज़ बेटर कि हम दूसरे कंट्री से उसको 80 रुपीज़ में ही प्रोक्योर कर लें. तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, और उन रिसोर्सेज को हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ करेंगे जिन गुड्स को हम कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कुछ ऐसे भी गुड्स होंगे जिनको हम बहुत कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा कंट्री उसको नहीं प्रोड्यूस कर सकता. जैसे इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है बहुत समय से, हमारी की जो वेदर कंडीशंस हैं वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं. तो हम अपने रिसोर्सेज को क्यों ना एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करें, जहाँ से हमको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, ज़्यादा इनकम के चांसेस हैं. तो उस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करें और उन गुड्स को हम बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें. तो ये है पूरा थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, और इसी पे पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बेस्ड है. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एवरी कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इट हैज़ अ स्पेसिफिक एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड टी. देयरफॉर India exports these commodities to United Kingdom. India imports steel from UK, which UK can produce at a lower cost. तो हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें हम कम रेट पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम उन गुड्स को परचेज करेंगे जिन्हें हम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इट इज़ बेटर कि हम उसको प्रोडक्शन ना करें, हम दूसरे कंट्री से डायरेक्टली उसको परचेज कर लें. तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा. तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है. क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर हम होम ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें डोमेस्टिक कंपटीशन फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना होगा. प्रोड्यूसर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज कम्पीट, यहाँ पे कम्पीट होगा, कम्पीट विद वन अनदर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. देयरफॉर देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल ट्रेड. Here, the quality, design, packing, price, advertisement all play a significant role in deciding the winner in the market. तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होना और रादर बेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सेलर्स फ्रॉम बायर्स. तो जो सेलर्स हैं वो जो बायर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं. दे हैव नो चांस ऑफ एवर मीटिंग वन अनदर. Therefore, they have to depend upon middlemen
फॉर ट्रांजैक्शंस। तो बहुत बार हम लोग दूसरे कंट्री के गुड्स भी परचेज़ करते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस कंपनी के ओनर से डायरेक्टली मिल पाते हैं या हम उस कंपनी के उस कंट्री में जाते हैं फिर परचेज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो बायर है वो सेलर से हार्डली कभी मिल पाता है, तो हमें मिडिल मैन पे ही डिपेंड होना पड़ता है, और बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं बीच में। जब आप होम ट्रेड की बात करते हो तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। तो दैट मीन्स कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कभी कभी 2 या 3 लोग एटलीस्ट होते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो जो सेलर है और जो बायर है उसके बीच में काफ़ी लोग होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनेशनल ट्रेड का वो है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में 2 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे हम इंडिया और अगर यूएसए की बात करें तो इंडिया में रुपी हमारा करेंसी है और यूएसए में डॉलर करेंसी है। तो एक ऐसी करेंसी हमें डिसाइड करनी होगी जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकें। तो जनरली डॉलर एंड पाउंड स्टर्लिंग आर सेलेक्टेड। तो डॉलर और पाउंड को हम लोग हार्ड करेंसी बोलते हैं बिकॉज दे आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्हीं करेंसीज में सेटल किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल रूल्स होंगे, इंटरनेशनल रेगुलेशंस होंगे। जैसे हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए भी ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन करता है। उसके बाद हर कंट्री की जो अपनी गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करती है इंटरनेशनल ट्रेड पे, सो दैट दे कैन सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट, देयर नेशनल इंटरेस्ट। एंड अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो सो मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको पॉइंट वाइज भी दिए हुए हैं, पर इसको आप अगर टेबल फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो समरी जहाँ पे चैप्टर की होती है वहाँ पे दी हुई है, सभी स्टूडेंट्स इसको देख लेंगे। तो कोई भी 5 डिफरेंस एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में पता होने चाहिए। तो अभी तक हमने जितना भी सीखा है उससे हम लोग बहुत ही ईजिली इन डिफरेंसेस को कर सकते हैं। हमें 12 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, कोई भी 5 एटलीस्ट हम एग्ज़ाम में हमको लिखना होगा। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 to 7 डिफरेंसेस ज़रूर पता होने चाहिए। तो जैसे कि कुछ जो बहुत ही सिंपल डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लें। जोग्राफिकल लिमिट्स, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री होता है, एक्सटर्नल आउटसाइड द बाउंड्री होगा। ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा? जनरली रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट से ही हमारा होम ट्रेड कंडक्ट हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है वो मोस्टली थ्रू शिपिंग या एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी तो सारे कंट्रीज़ का आपस में नहीं है। चॉइस, ट्रेडर्स हैव एम्पल चॉइस इन गुड्स, एवरी कमोडिटी कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट होती है जिन कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया जा सकता हो। करेंसी, इंटरनल ट्रेड में तो सेम करेंसी यूज़ हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में हमारी फॉरेन करेंसी ही यूज़ होगी। पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट कैन बी मेड ईजिली इन कैश और बाय चेक, लेकिन अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है। बैंक्स को एक मीडिएटर के तरह से यूज़ किया जाता है टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। लाइसेंस की बात करें तो जनरली कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इंटरनल ट्रेड में, पर एक्सटर्नल ट्रेड में लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड होगा। कई सारे रजिस्ट्रेशन वो कराने होते हैं गवर्नमेंट से, रिजर्व बैंक से, तब जाके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लॉज एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करें अगर, तो हमारे जो कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं सिर्फ वही अप्लाई होते हैं हम पे। लेकिन अगर एक्सटर्नल ट्रेड हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं, और गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी होता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं, बायर एंड सेलर आर सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री, और एक्सटर्नल ट्रेड में बायर एंड सेलर आर सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसी तरह से आगे के डिफरेंसेस भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या हैं? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा हमें मिल जाता है।
अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारी जो इकोसिस्टम है, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। तो हम उसी पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें उससे मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है एट रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। तो हमें अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उस पे फोकस करने का यहाँ पे टाइम मिलता है, यहाँ पे हमको उसका एडवांटेज भी मिलता है। तो फॉरेन ट्रेड enables each country to specialize in the production of those goods for which it has greatest advantage in comparison with other countries. Such specialization helps to improve the productivity and quality of goods and services. It also leads to lower cost of production. तो अगर हम कोशिश करें कि हम सब कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो हम हो सकता है कर लें, लेकिन हमारी कॉस्ट बहुत हाई रहेगी। जैसे अगर मैं टीचिंग की बात करूं, अगर मुझे पता है कि आई कैन टीच अकाउंटेंसी और कॉमर्स बेटर, तो मुझे उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूं, मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी ले लूं, तो हो सकता है किसी तरह से मैं पढ़ के आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो क्वालिटी डिलीवर नहीं हो पाएगी। और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में और उस सब्जेक्ट को खुद सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी मेरा इन्वेस्ट होगा उसमें। तो मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा ही होगा, लेकिन आउटपुट फिर भी उतना अच्छा नहीं होगा। मैं उसके बाद भी अगर पढ़ाना चाहूँ आपको कोई टॉपिक इकोनॉमिक्स का या इंग्लिश का, तो मैं फिर भी उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊँगा। और कम प्रिपरेशन में भी मैं आपको कॉमर्स या अकाउंट्स का जो लेक्चर होगा वो बेटर क्वालिटी में डिलीवर कर पाऊँगा। इवन दो मेरी प्रिपरेशन हो सकता है उस टॉपिक की बहुत अच्छी ना रही हो, या मैंने उस टॉपिक को देखा भी ना हो, एट रैंडम भी मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ रिलेटिवली बेटर एडवांटेज इन दोज टू सब्जेक्ट्स दैन अदर सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री हर चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, हर गुड्स को, हर सर्विस को। तो हमें फोकस इस पे करना है कि कौन सी चीज़ हम बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो कंपैरिजन करें अगर हम कि सारे गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करें तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें फोकस करना होगा उन गुड्स पे जिसको हम बेटर वे में और लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। It helps each country to make optimum utilization of national resources. Each country can concentrate on production of those goods for which its resources are best suited. It can exchange its surplus for those goods which it is not suited to produce. In this way, wastage is avoided. तो बाकी गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद भी उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इट इज़ बेटर हम उन रिसोर्सेज को ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने में यूज़ करें जिनको हम लोअर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंट्री डेवलप करता है, इकोनॉमी डेवलप करती है, ट्रेड का जो एनवायरनमेंट है, जो कॉमर्स का एनवायरनमेंट है वो डेवलप करता है। इट लीड्स टू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। With the help of advanced technology and capital goods from abroad, an underdeveloped country can use its natural resources and increase rate of growth. Japan, UK, USA have achieved remarkable economic progress through import of raw material and export of manufactured goods because they have better technology. उनका टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो बाकी कंट्रीज से बहुत सुपीरियर है, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे टेक्नोलॉजी में। तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं और उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं और उन गुड्स को वो दूसरे कंट्रीज़ में सप्लाई करते हैं। जैसा कि हमारे कंट्री में अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स की बात करें, तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में यही हुआ था कि जो हमारे बाहर से ट्रेडर्स आए वो ट्रेड करने आए थे। बेसिकली यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स थे, दे हैव कम टू इंडिया टू ट्रेड एंड अल्टीमेटली दे एंडेड एज रूलर्स। तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो इंडिया का रॉ मटेरियल वो यूरोप भेज रहे हैं, वहाँ से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और बहुत ही हैवी प्राइसेस में इंडिया में सेल कर रहे हैं। फिर तो यहाँ का रॉ मटेरियल तो उन्होंने बहुत ही कम रेट में प्रोक्योर किया, पैसा दिया भी या नहीं दिया, एक्सप्लॉइट किया लोगों को, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया, ट्रेडर्स को एक्सप्लॉइट किया, जो आर्टिसंस थे उनको एक्सप्लॉइट किया और उनका रॉ मटेरियल उन्होंने प्रोक्योर किया, उसको सेंड किया, वहाँ से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर इंडिया में उन गुड्स को वापस सेल किया। एक ऐसा मार्केट डेवलप कर दिया कि इंडियंस के लिए ये मजबूरी हो गया कि उन गुड्स को परचेज करना ही करना है एट वेरी हैवी प्राइसेस। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनको फ़ायदा मिला। ये चीज़ उनका जो टेक्नोलॉजी था वो उस समय हमसे बेटर था, उसका उन्होंने एडवांटेज लिया और मोर देन 200 ईयर्स दे एंडेड अप एज रूलर्स ऑफ इंडिया।
तो अ कंट्री कैन अर्न वैल्यूएबल एक्सचेंज ऑल्सो, फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स. फॉरेन ट्रेड कैन ऑल्सो इंक्रीज इनकम ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी. तो इस तरह से कंट्री हमारा डेवलप कर सकता है, इकोनॉमी हमारी डेवलप कर सकती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम अपने रिसोर्सेज को उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ करेंगे जिनको हम एक अच्छे स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट क्रिएट्स अ वेरी वाइड मार्केट फॉर द सरप्लस आउटपुट ऑफ द कंट्री. एवरी कंट्री कैन सेल इट्स सरप्लस गुड्स इन फॉरेन मार्केट. दिस लीड्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच प्रोवाइड्स सेवरल एडवांटेजेस. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं जो कि होम ट्रेड में नहीं होते, तो उन सभी लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है. लैक्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंप्रूव होता है क्योंकि हम ऐसे गुड्स को भी परचेज कर पाते हैं जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस ही नहीं हुए, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गुड्स हमें अवेलेबल हो पाते हैं. सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री कैन एन्जॉय मोर वेराइटी. देयरफॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन. तो बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उससे हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ता है और हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होता है. प्राइस इक्वलाइजेशन हो सकता है. कई बार ऐसा कुछ प्रोडक्शन हो जाता है तो हमारे यहाँ बहुत सरप्लस में प्रोडक्शन हो गया है, तो अगर सरप्लस में प्रोडक्शन हो गया है तो जो सरप्लस मटेरियल हमने प्रोड्यूस कर दिया है उसको हम दूसरे कंट्री में सेल कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्री में सेल नहीं करेंगे और हम उसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना चाहेंगे तो क्या होगा, डिमांड तो एक फिक्स्ड डिमांड है और प्रोडक्शन बहुत सारा है. तो इकोनॉमिक्स तो यही कहता है कि जब डिमांड आपका कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके प्राइसेस गिर जाएंगे, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रोन आउट प्राइसेस पे सेल करने पड़ेंगे आपको. तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, अपना सरप्लस प्रोडक्शन दूसरे कंट्री में सेल कर सकते हैं जिससे कि हमारे प्राइसेस स्टेबलाइज रहें. और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई पूरा क्रॉप फेलियर हो गया, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो उस केस में डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई होगी ही नहीं, तो प्राइसेस तो बिल्कुल आसमान छू जाएंगे. तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से. बहुत बार हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि कंट्री ने ऐसा किया है कि कई बार हमने गुड्स को बाहर से इंपोर्ट किया है अपने कंट्री में प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए. तो प्राइस इक्वलाइजेशन भी एक एडवांटेज है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का. फेमाइन से सिक्योरिटी मिलती हमको. कई बार नेचुरल कैलामिटी की वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, तो उस केस में जैसा कि फेमाइन होता है, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, तो हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स को बाहर से इंपोर्ट करके अपना जो कंट्री का डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. बाकी के पॉइंट्स भी आप एक बार रीड कर सकते हो. तो ये एडवांटेजेस हैं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रैक्टिस करने के. उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक डिपेंडेंस. टू मच डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट में अंडरमाइन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज which have to depend for their economic development on the former. There may be colonization of weak nations. तो इसका तो विक्टिम इंडिया भी रहा है. हमने देखा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स या जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स बाहर से आए और हमारे कंट्री को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया, बाद में पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट भी किया, एंड दे एंडेड अप एज रूलर्स. उन्होंने हमारे जो सिटीजन्स थे उन पे इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया, एट्रोसिटीज़ किया, और फाइनली दे रूल्ड आवर नेशन फॉर मोर देन 200 ईयर्स. तो इंडिया इसका बहुत ही बड़ा विक्टिम रहा है. बहुत ही रिसेंट ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक डिपेंडेंस का. उसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्रीज. फॉरेन ट्रेड में डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. अनरिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट एंड फॉरेन कॉम्पिटिशन माइट पोज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट एंड अपकमिंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. डंपिंग पॉलिसी ऑफ डेवलप्ड नेशंस में कॉज हार्म टू अंडर डेवलप्ड नेशंस. जो यहाँ के इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे अगर हम फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट कर लें और तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. उनके प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो पाएंगे. तो जैसा कि अभी जो रीसेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट बना हुआ है कंट्री में, जो गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को बहुत फोकस किया है कि वोकल फॉर लोकल, तो अल्टीमेटली वी कैन सी दैट इन द रीसेंट टाइम्स वी हैव शिफ्टेड बैक टू वोकल फॉर लोकल. कि मतलब सभी को ये बात समझ में आ गई कि हमको जो लोकल हमारे आर्टिसंस हैं, जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए
और हमें फॉरेन गुड्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए कि इन केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि हम इंपोर्ट ना कर पाएँ तो हम अपनी डिमांड को ही फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रीसेंट टाइम्स हैं, जो कोरोना टाइम्स हैं, उन्होंने ये चीज़ सबको सिखा भी दिया और इसका जो ड्रॉबैक था वो सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि बहुत ज़्यादा डिपेंड होना भी बहुत हमको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए हमारे जो इंडिजिनस जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और डेवलप्ड नेशंस कई बार अपने प्रोडक्ट्स की डंपिंग पॉलिसी का मतलब है कि वो कम रेट पे भी सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब जिस रेट में वो अपने यहाँ सेल कर रहे हैं उससे कम रेट में हमारे यहाँ सेल करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनका तो मार्केट ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज कैन क्विकली डिप्लीट, बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में प्रमोट लॉपसाइडेड डेवलपमेंट इफ ओनली दोज गुड्स विच हैव कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो ये भी प्रॉब्लम हमने अभी रिसेंटली देखा कोविड टाइम्स में कि किस तरह से हमारे कंट्री में मेडिकल जो सप्लाईज थी उनकी बहुत ज़्यादा कमी फेस करनी पड़ी क्योंकि हम उन चीज़ों को कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे, हम तो दूसरे कंट्री से ही मंगवा रहे थे। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हम इंपोर्ट ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फिर अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना पड़ा। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई लोगों को। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, इसका तो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे ही दिया है, यही लिखा भी हुआ है। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड अल्टीमेटली रूल्ड द कंट्री फॉर सेंचुरीज। उसके बाद हार्मफुल गुड्स का इंपोर्ट भी हो सकता है, ड्रग्स इंपोर्ट हो सकते हैं, दे कैन कॉज हार्म टू द वेलबींग ऑफ पीपल। Export of essential commodities may result in storage of these goods at home and people suffer due to inflation. तो essential commodities का जो एक्सपोर्ट है, मतलब हमने तो दूसरे कंट्री को दे दिए तो हमारे लोगों को तो मिल नहीं पा रहा है, तो सप्लाई कम हो जा रही है और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो हमारे ही लोगों को कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और ट्रेड रिलेशंस अच्छे ना होने की वजह से कई बार नेशंस के बीच में राइवलरी भी क्रिएट हो जाती है। Intense competition for export may lead to rivalry among nations. It may hamper international cooperation. Foreign trade creates rivalry among nations due to competition in foreign market. Unhealthy competition may lead to conflict of interest and eventually to war between nations. तो ट्रेड की वजह से वॉर तक की सिचुएशन अराइज हो सकती है। और लास्ट है इन्वेजन ऑफ कल्चर। तो ये हमने भी अपने कंट्री में देखा कि किस तरह से वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में अडॉप्ट हो गया है काफ़ी हद तक। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप ये चैप्टर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। तो जो सिलेबस काउंसिल ने प्रेस्क्राइब किया है हमने उन टॉपिक्स को कंप्लीट किया है आज। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से रिपीट करके भी आप देख लें। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।